हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे सेमेस्टर 5th की फार्माकोलॉजी सेकंड, जिसका हम पहला लेक्चर आज कवर करेंगे, जिसके अंदर हम हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीमोडायनेमिक वर्ड। ये हमारा हीमोडायनेमिक वर्ड क्या कह रहा है? हीमो एंड डायनेमिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हीमो मीन्स क्या हो गया? हमारा ब्लड, एंड डायनेमिक मीन्स आपको पता है कि हमारा मूवमेंट होता है, किसी चीज़ को गति होती है उसको बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है, डायनेमिक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? हीमो प्लस डायनेमिक, मतलब कि ब्लड और मूवमेंट, मतलब कि ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो हीमोडायनेमिक का मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब सबसे पहले इसमें आप ये देख लीजिए कि हमारा हार्ट का डायग्राम आप पहले जाके ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से ड्रा करना सीख लीजिए हार्ट का डायग्राम, ठीक है। इसमें देखो सुपीरियर वेना कवा यहाँ पे दिख रही है, सुपीरियर वेना कवा हो गई ये। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे पल्मोनरी और वॉल होती हैं, ये वाली पल्मोनरी वॉल होती हैं। ये इन्फीरियर वेना कवा है, ये हमारा सेप्टम होता है। यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व होती हैं, बाइकस्पिड वॉल्व है, पल्मोनरी वेन है, ऑर्टा है, ठीक है। ये आप हार्ट का डायग्राम बना दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड होता है उसका मूवमेंट किस टाइप से होता है, ठीक है। सबसे मेन बात यहाँ पे यही आती है कि आपको बॉडी में जो ब्लड का मूवमेंट है वो किस टाइप से हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। इसको आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि जो हमारी बॉडी होती है उसका जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है? वो आता है हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कवा में। अब आप यहाँ इसका डायग्राम देखिए कि यहाँ पे इन्फीरियर वेना कवा यहाँ नीचे हुई और यहाँ पे सुपीरियर वेना कवा यहाँ ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सारा ब्लड आता है कहाँ पे? यहाँ से सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा से हमारा ब्लड कहाँ पे आता है? राइट आर्टरियम में। आर ए मीन्स हो गया हमारा राइट, आर से राइट, ए से हमारा आर्टरियम हो गया, ठीक है। तो राइट आर्टरियम में हमारा सारा ब्लड आया। फिर उसके बाद क्या था? अच्छा है, उसके बाद में आप देख रहा है कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व लगी हुई है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो है हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकुलर में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? अब उसके बाद क्या होगा? हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा? वो हमारी जो पल्मोनरी वॉल्स होती हैं उसके थ्रू जो पल्मोनरी आर्टरीज़ में जाएगा, ठीक। पल्मोनरी आर्टरीज़ में जाते हुए हमारा ये कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स में वो अपना ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन को लेकर वो फिर कहाँ से? पल्मोनरी वेंस के थ्रू आते हुए वो हमारा लेफ़्ट आर्टरियम में आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ़्ट आर्टरियम में आने के बाद क्या होगा? फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल में क्या होगा कि वहाँ पे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऑर्टा के थ्रू आउट द बॉडी में फिर चला जाएगा। इतना आपको ये मूवमेंट याद करना है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? अब सिंपल सी बात, हम डायग्राम देखिए, डायग्राम देखेंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा ब्लड कहाँ से आया? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो है हमारा ब्लड आया, ठीक है। अब वो ब्लड कहाँ पे आएगा? हमारा राइट आर्टरियम। अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा भाई? हमारा जब ब्लड हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, तो वहाँ से हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो है नीचे आया राइट आर्टरियम में, ठीक है। उसके बाद हमारा आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो दूसरी वॉल्व है, ठीक है। इसके थ्रू कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज़ में जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरीज से होते हैं कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जो हमारा प्रोसीजर होता है, जो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन हो आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है। उसके थ्रू होते हुए पल्मोनरी वेंस के थ्रू आते हुए लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा। उसका लेफ्ट आर्टरियम फिर जब कॉन्टैक्ट हुआ तो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, ठीक है। वेंट्रिकुलर में क्या होगा कि यहाँ पे जब वेंट्रिकुलर जब अच्छे से कॉन्टैक्ट होगा तो ये कहाँ जाएगा? ऑर्टा में, और ऑर्टा से कहाँ निकल जाएगा? पूरे ब्लड में, वो पूरे हमारे शरीर में निकल चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, ठीक। इतनी बात आपको अपनी लैंग्वेज में बना के आपको एग्ज़ाम में लिखना है। सिंपल बात, कुछ नहीं करना, आपको इतना याद कर लीजिए आप ये वाला, आप एग्ज़ाम में अच्छे से हीमोडायनेमिक लिख के आएंगे, ठीक है। एक डायग्राम बना दो और ऊपर से ये वाला बना दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद इसी को अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, कि blood comes from body through superior and inferior vena cava and enters into the right atrium, ठीक है। and here right atrium contract and blood goes to the right ventricular, ठीक है। and ventricular contract there through the pulmonary arteries, blood goes to the lungs, and after that blood return into the left atrium from through the pulmonary veins, ठीक है। एंड आफ्टर द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड इंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है। एंड व्हेन द ब्लड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट
द ब्लड इज़ पम्प्ड इनटू द ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ऑर्टा। ठीक है, ये आपको आराम से लिखना पड़ेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी भाषा में लिख के आइए। ठीक है, हमारा देखो हमारा एक ही कहना है कि आप जितना हो सके अपनी भाषा का यूज़ करिए वहाँ पे। ठीक है, अपने मन से लिखने की कोशिश करिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर जो आप रट के जाएंगे तो इतना सारा सिलेबस होता है, आप नहीं रट पाएंगे। ठीक है, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप समझ के काम करिए, आप उसके शॉर्टकट देखिए। ठीक है, शॉर्टकट याद करिए, फिर अपने आप समझ के अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे लिखने की कोशिश करिए, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आपका हीमोडायनामिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है, अब इसमें भी आप देखिए, इलेक्ट्रो एंड फिजियोलॉजी। इलेक्ट्रो मीन्स हमारा क्या होगा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और फिजियोलॉजी हमारी क्या होती है, जो हमारी बनावट होती है, सब फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब की जो होती है, ठीक है, जो एक्साइटेबिलिटी होती है वो कैसे आती है, किस टाइप से हमारा हार्ट पंप करता है। ठीक है, सिंपल सी बात हमको क्या जानना है कि अभी हमने ऊपर देखा कि हमारा आर्टरियम वेंट्रिकुलर जो है वो पंप मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो किस टाइप से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसमें ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर वो काहे से बना होता है, वो कौन बना होता है, कार्डियक मसल से। ठीक है, तो उन कार्डियक मसल्स में दो टाइप की होती हैं। ठीक है, और उनके पास वो जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनके पास 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, हमारी पहली प्रॉपर्टीज़ होती है एक्साइटेबिलिटी, सेकंड होती है कॉन्ट्रैक्टिसिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिसिटी, एंड हमारी तीसरी होती है ऐटोमेटिसिटी। ठीक है, ये उसके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और हमारी जो मायोकार्डियम मतलब कि मायोकार्डियम बोल सकते हैं या फिर कार्डियक मसल्स बोल सकते हैं। ठीक है, वो 2 टाइप की होती हैं। पहले उसके पास सेल्स होती हैं जो कि हमारी होती हैं कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स, और दूसरी होती हैं कंडक्टिंग सेल्स। इसको आप ध्यान से याद करिए कि कौन सी होती हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कि नाम से पता चला है कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, और कंडक्टिंग क्या मतलब कि है वो कंडक्ट कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, इस टाइप की 2 टाइप की सेल्स होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स का क्या काम होता है, वो कहाँ पे होती हैं, ये क्या करती हैं, पार्टिसिपेट इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, कि जो पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसमें काम करते हैं। और कंडक्टिंग सेल्स क्या करती हैं, ये हमारी कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। वो कहाँ पे पाई जाती हैं, वो होती हैं जैसे हमारा SA नोड हो गया, AV नोड हो गया, पुरकंजे फाइबर्स होते हैं, बंडल ऑफ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ठीक, आपको ये वाला डायग्राम जो हमारा दिख रहा है इसमें 4 फेज़ दिखाई गई हैं, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। ठीक है, इसमें हमारा जो दिया गया है कि एक्शन पोटेंशियल -80 है, -70 है, ठीक है, 0 है, फिर +20 है। ठीक है, इसको आपको ऐसे बना लेना है और इधर आपको डिपोलराइजेशन दिखाया जा रहा है फेज़ 0 पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझाया गया है कि इसमें जो हमारी 5 फेज़ दिखाई गई हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, फेज़ 0 के हमको क्या बोलते हैं, रैपिड डीपोलराइजेशन। अब भैया आपको नया वर्ड आपके सामने आ गया, इतना भयंकर वर्ड आ गया, डीपोलराइजेशन क्या है। ठीक है, तो इसको रुके भी बताते हैं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड आती है जो कि हमारा है फेज़ 1। तो फेज़ 1 में क्या होता है, अर्ली रीपोलराइजेशन। ठीक, रीपोलराइजेशन दूसरा वर्ड हमारा पास आ गया। तीसरी हमारी होती है फेज़ 2 जिसको हम बोलते हैं प्लेट्यू फेज़ बोलते हैं। ठीक है, फिर नंबर 4 पे आती है फेज़ 3 जिसे हम बोलते हैं रैपिड रीपोलराइजेशन। ठीक, फिर उसके बाद आता है नंबर 5 पे आता है फेज़ 4 जिसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखते हैं डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जानने के लिए सबसे पहले आप जैसे क्या है डीपोलराइजेशन, डी से क्या होता है, डी से आता है ध। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि डी से ध, डीपोलराइजेशन मतलब कि धन। ठीक है, तो डी से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि बढ़ेगा। ठीक है, डीपोलराइजेशन मतलब कि धन चार्ज बढ़ेगा, मतलब कि डीपोलराइजेशन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ेगा। ठीक, फिर हमारा दूसरा आता है रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन जब वही उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, धन चार्ज बढ़ रहा था, तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा, इसमें निगेटिव चार्ज ऋण चार्ज होता है हमारा ऋण। ठीक है, वो ऊपर बढ़ेगा और हमारा पॉजिटिव वो कम होगा। ठीक है, तो ये 2 वर्ड का मतलब अच्छे से समझ लीजिए, आपको ये सारी फेज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और एक वर्ड होता है ई फ्लक्स। ई फ्लक्स मीन्स होता है आउट मतलब कि बाहर की ओर जाना। ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिए, इसमें भी अच्छा काम देगा। अब देखते हैं फेज़ 0 में क्या होता है, जो हमारी इसमें दिखाई गई है फेज़ 0 जो डायरेक्टली सीधा ऊपर की ओर उठी है, इसमें क्या होता है हमारे हार्ट के साथ वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फेज़ 0 में क्या होता है, इसको बोलते हैं रैपिड डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन में क्या हमने बोला था कि धन चार्ज बढ़ेगा। ठीक, तो इसमें कैसे वो किस टाइप से बढ़ेगा, यहाँ पे हमने जैसे दिया है शॉर्टकट में कि ओपन सोडियम चैनल, ओपन पोटेशियम चैनल, ओपन कैल्शियम चैनल, ओपन
ये क्या बोलते हैं, पोटेशियम चैनल आउट, पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है शॉर्टकट, अगर इतना याद कर लेंगे तो आपका सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बाद में बताते हैं, पहले हम आपको पूरी 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 अच्छे से बताते हैं, ठीक, उसके बाद उसको बताते हैं। तो फेज़ 0 में होता क्या है, इसे बोलते हैं रैपिड डीपोलराइजेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, इनटू द फेज़ 0 वोल्ट गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन, ठीक। मतलब कि जो वोल्ट गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, सोडियम चैनल जो हमारे कई टाइप के होते हैं, ठीक है, उसमें से जो हमारे वोल्ट गेटेड जो सोडियम चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं इस फेज़ के अंदर, ठीक है। अब जब इस फेज़ के अंदर हमारे सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो भाई क्या होगा, सोडियम चैनल का ओपन हुआ है तो सोडियम आयन ही तो अंदर जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, फास्ट एंट्री ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द सेल कॉज रैपिड डीपोलराइजेशन। अब भाई जब सोडियम चैनल ओपन हुआ है तो सोडियम आयन अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा तो उसकी क्या है, उसकी मात्रा बढ़ेगी अंदर, और जब अंदर मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, धन चार्ज बढ़ेगा, ठीक। तो क्या होगा, अंदर हमारा धन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। कितने टाइम के अंदर बढ़ता है, 1 to 2 मिली सेकेंड के अंदर बढ़ता है, ठीक है, 1 to 2 मिली सेकेंड के अंदर बढ़ेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे रैपिड हो रहा है ना, बहुत तेज़ी से हो रहा है, तेज़ी से धन चार्ज बढ़ रहा है, अगट्ठे ऊपर देखो जा रहा है, -80 से कहाँ जा रहा है, -70 से कहाँ जा रहा है, 0 के ऊपर निकल गया, हम 10 के लगभग आसपास देखो निकल गया है, ठीक ना। वो ऊपर जा रहा है, तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड फेज, मतलब कि सेकंड होता है जो कि बोलते हैं फेज़ 1, इसको बोलते हैं अर्ली रीपोलराइजेशन। अर्ली रीपोलराइजेशन में क्या है कि हमारा आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन कॉजेज रीपोलराइजेशन। मतलब इसमें क्या था कि भैया हमने यहाँ पे देखो शॉर्टकट में क्या लिखा था कि यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन पोटेशियम चैनल। और जब भाई पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो जो हमारा अंदर जो हमारे पोटेशियम आयन है, ठीक है, वो बाहर की ओर जाएंगे, ठीक। आउटफ्लक्स लिखा है यहाँ पे देखिए, आउटफ्लक्स मीन्स क्या है, बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट इनिशियल एंड रैपिड, मतलब कि बहुत छोटे समय के लिए होती है, बहुत इनिशियल होती है एंड बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पोटेशियम आयन चैनल जो है वो हमारे खुलेंगे और उसका हमारा पोटेशियम आयन है वो बाहर की ओर निकलेगा। पोटेंशियल रिफ्लेक्सेस टुवर्ड 0 में। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि अब फेज़ 1 फेज़ 0 यहाँ पे बंद हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो पोटेशियम चैनल हैं वो ओपन होंगे और आउटफ्लक्स होगा उसका, पोटेशियम आयन जो हमारे हार्ट के अंदर है, लेकिन हार्ट की जो हमारी सेल्स हैं उसके अंदर है, ठीक है, वो बाहर निकलेगा। तो हमारी जो ये पोटेंशियल है वो नीचे गिरेगा, ठीक है, ये 0 की ओर नीचे गिरेगा, ठीक। कुछ टाइम के लिए नीचे इकट्ठे से गिरता है और जब वो गिरेगा तब हमारी क्या होती है, अब तो हमारी तीसरी फेज़ आ जाती है जिसे बोलते हैं फेज़ 2, ठीक है, प्लेट्यू फेज़ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्लो एंट्री ऑफ कैल्शियम चैनल इनटू सेल कॉजेज प्रोलॉन्ग प्लेट्यू फेज़। अब इसके अंदर क्या होगा कि अब हमारे जो कैल्शियम चैनल हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक, और धीरे धीरे जो कैल्शियम आयन है वो अंदर की ओर आएंगे। अब हमारा कैल्शियम आयन होता है पॉजिटिव चार्ज, अब जब वो अंदर आएगा, ठीक है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, और उधर हमारे जो पोटेशियम चैनल जो थे वो खुले हुए हैं तो वो जाएंगे बाहर और कैल्शियम चैनल अंदर आएगा। तो इसमें क्या होगा, एक बैलेंस बना लेंगे, ठीक है, एक बैलेंस बना लेंगे जिससे क्या होगा, एक प्लेट्यू फेज़ फॉर्म हो जाएगी, ना वो नीचे जाएगा ना वो ऊपर जाएगा, एक प्लेट्यू फेज़ यहाँ पे देखो फॉर्म हो रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं फेज़ 2। अब इसके बाद क्या है हमारी, इसके बाद आती है फेज़ 3 जिसे बोलते हैं रैपिड रीपोलराइजेशन। सेकंड पीरियड ऑफ रैपिड रीपोलराइजेशन, पहला पीरियड हमारा वो था, ठीक है, फेज़ 1 में था, फेज़ 3 में हमारा फिर से आ गया। इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयन मूव्स आउट ऑफ सेल कॉजेस रैपिड रीपोलराइजेशन। इसमें क्या होगा, इसमें अब ये होगा कि जो हमारी जो पोटेशियम चैनल जो हमारे ओपन हुए थे वो तेज़ी से अब पोटेशियम आयन को बाहर की ओर भेजेंगे, ठीक है, और अंदर जो है हमारे पोटेशियम चैनल जो ओपन हुए थे उसके वजह से पॉजिटिव चार्ज जो कम पड़ जाएगा, ठीक है। और जब अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन मतलब क्या होगा, ऋण चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो ड्रग विच अफेक्ट रीपोलराइजेशन दोज प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि ऐसी ड्रग जो कि हमारी रीपोलराइजेशन को अफेक्ट करती हैं उनका एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल उनका दिखाती हैं, ठीक है। अब नंबर 5 पे आता है फेज़ 4 जिसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इट इज़ ए रेस्टिंग फेज़, ये रेस्टिंग फेज़ होती है, ठीक है।
हमारे पोटेशियम चैनल होते हैं वो वापस सेल के अंदर आ जाते हैं, एंड जो हमारा सोडियम होता है और कैल्शियम होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रीस्टोर कर लेते हैं। सिंपल सी बात आपको इतना करना है। अगर जो हम आपको समझाने जाएँ, ठीक है, तो कुछ नहीं है आपको समझाने, केवल आप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी अकेला आप इतना याद कर लीजिए, ये डायग्राम आप याद कर लीजिए। उसके बाद आप इतना याद कर लीजिए, ये फेज़ 0 क्या है, फेज़ 1 क्या है, फेज़ 2 3 4 क्या है, ठीक है। इसमें देख लीजिए फेज़ 0 में क्या है, रैपिड डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन कब होगा, जब भैया पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा। डी मतलब कि धन हो गया, धन मतलब कि जब हमारा धन चार्ज अंदर बढ़ेगा तभी डीपोलराइजेशन होगा। और डीपोलराइजेशन कब होगा, जब हमारे सोडियम आयन खुलेंगे और खुलने के बाद सोडियम आयन अंदर आएगा, ठीक, तो अंदर उसके पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। उसके बाद क्या है फेज़ 1, इसमें क्या है अर्ली रिपोलराइजेशन। अब अर्ली क्यों लगाया है यहाँ पे, अर्ली मतलब कि कम समय के लिए होगा, बहुत कम समय के लिए होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अर्ली में ये होगा कि पोटेशियम चैनल खुलेंगे, ठीक, और पोटेशियम जो है वो धीरे धीरे बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल बढ़ा था तेज़ी से, अब वो धीरे से कम होगा, कुछ कम होगा, ठीक है। तब तक हमारी आ जाएगी फेज़ 2। इसमें क्या होगा, ये प्लेटिव फेज़ होती है। प्लेटिव कब होगी, जो हमारे कैल्शियम आयन होते हैं ना, कैल्शियम चैनल होते हैं वो ओपन होंगे, वो आएंगे अंदर, और जो हमारे पोटेशियम वाले हैं वो जाएंगे बाहर। तो ये अपने आप आपस में बैलेंस फॉर्म कर लेते हैं। जब बैलेंस फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे एक प्लेटिव फेज़ दिखाई देगी, ना तो ऊपर जाएगा एक्शन पोटेंशियल, ना तो नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी शुरू होती है फेज़ 3, जिसमें होता है रैपिड रीपोलराइजेशन। अब रैपिड लगा है मतलब कि तेज़ी से रीपोलराइजेशन मतलब कि ऋण चार्ज बढ़ेगा तेज़ी से। तो तेज़ी से ऋण चार्ज कब बढ़ेगा, जब अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज जो था पोटेशियम आयन वो तेज़ी से बाहर की ओर जाएगा। बाहर कब जाएगा, जो हमारे ओपन है पोटेशियम चैनल उससे थ्रू वो जो पोटेशियम है वो बाहर जाएगा तेज़ी से, तो वहाँ पे हो जाएगा रैपिड रीपोलराइजेशन। फिर अगर नंबर 4 पे हमारी रेस्टिंग होती है। फेज़ 4 में हमारा रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल होता है, जो कि अपना वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल जो है रिस्टोर कर लेता है। बस इतनी ही इसकी जो है हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी थी, ठीक, कुछ नहीं है, आपको अपने मन से लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको रटना नहीं है, ठीक है। आप इतना केवल इसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में आप ये डायग्राम याद कर लीजिए छोटा सा, और ये फेज़ जो होती है इसके नाम याद कर लीजिए, और इसके सामने जो है ये क्या ओपन हो रहा क्या बंद हो रहा है ये आप देख लीजिए, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में क्या है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कुछ नहीं है, आप डायग्राम देख लीजिए कैसा है इसका, ठीक है। डायग्राम के बाद जो है आप ये वाला डायग्राम जो छोटा वाला है कि कहाँ से ब्लड कहाँ की ओर जा रहा है, इसको आप कर लीजिए। एक पेज पे आप ये कर देंगे, एक पेज पे थ्योरी लिख देंगे, बस आपका हो जाएगा। ये नंबर 7 में लगभग आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। इसके आने वाले लेक्चर जो है अब कंटिन्यू आएंगे, तो इसकी जो हमारे इसके जो हार्ट की जो डिजीज़ वगैरह हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब जो हमारी फार्माकोलॉजी होगी, ठीक है, अब उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।